वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ा था। आज हम परिमेय संख्याओं के बारे में और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि संख्याएं हैं वो परिमेय और अपरिमेय किस टाइप से होती है। तो जैसे आपके पास स्टार्टिंग में एक थ्योरम दे रखी है जिसमें ये बोला गया है, ये 2.3 कि यदि P एक अभाज्य संख्या है, P एक अभाज्य संख्या है तथा A एक धनात्मक पूर्णांक है तथा A एक धनात्मक पूर्णांक है, वह यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता हो तो P a को भी विभाजित करेगा। ये हमें दे रखा है, हमें ये दिया गया है कि P एक अभाज्य संख्या है, A एक धनात्मक पूर्णांक है और ये दिया गया है कि P है वो A स्क्वायर को विभाजित करता है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि P है वो A को भी विभाजित करेगा। अब देखो हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो माना अब A दिया गया है, A एक धनात्मक पूर्णांक है अतः अंकगणित की मूलभूत प्रमेय से A के अभाज्य गुणनखंड किए जा सकते हैं। तो मान लिया कि माना A इक्वल टू P1 P2 Pn, मान लिया कि A है उसको P1 गुणा P2 गुणा Pn के गुणा के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, जहां P1 P2 और Pn है वो सारे के सारे अभाज्य संख्याएं हैं। जहां P1 P2 Pn अभाज्य संख्याएं हैं। अभी तक हमने क्या किया है, आपको ये गिवन है, गिवन दैट A इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देन बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वी कैन राइट A एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। Now let A equal to P1 P2 and Pn, where P1 P2 Pn are prime numbers, not necessarily distinct। ये अलग अलग हों ये जरूरी नहीं है। P1 P2 Pn का अलग अलग होना आवश्यक नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे अलग अलग नंबर हों। जैसे मान लो कि A का मान अगर आपके पास 12 हो तो इसको हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो P1 का मान भी 2 हो गया, P2 का मान भी 2 हो गया और P3 का मान 3 हो गया।
अब अगर हम ए स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर का मान होगा P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर डैश 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 Pn स्क्वायर, यही होगा। अब हमें दिया गया है, अब प्रश्नानुसार हमें दे रखा है कि P है वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है। इसका मतलब P है वो P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर Pn स्क्वायर को विभाजित करेगा। यहाँ तक अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, अब हमें ये दिया गया है कि P है वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब P है वो इनको विभाजित करेगा। अब अगर P इनको विभाजित कर रहा है, इसका मतलब इनमें से किसी एक नंबर को तो पक्का डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। अगर ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं और अगर P इनमें से किसी को भी अगर डिवाइड ना करे तो उनके गुणनफल को भी डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ तक अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हो। इसके बाद में अब P अब ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में P1 P2 Pn है, अतः P इनमें से कोई एक संख्या होगी। ए स्क्वायर के जो अभाज्य गुणनखंड है वो आपके पास P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर Pn स्क्वायर है। इसका मतलब जो प्राइम नंबर हमारे पास आया है वो इनमें से कोई एक होगा। इसका मतलब जो भी आपके पास प्राइम नंबर है वो इन n संख्याओं में से कोई भी एक संख्या है। इसका मतलब या इसको हम नाम दे सकते हैं तथा या अतः P A को विभाजित करेगा, क्योंकि A के अभाज्य गुणनखंड P1 P2 Pn ही हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ये आपके पास थ्योरम दे रखी थी। ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपके पास दे रखा था कि ये कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से हमने इसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख दिया, जहाँ ये सारी की सारी प्राइम नंबर है जिनका अलग अलग होना कोई आवश्यक नहीं है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब प्रश्नानुसार हमें दे रखा है कि P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P इनको भी डिवाइड करेगा, और ये ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर Pn स्क्वायर हैं। P इनमें से कोई एक संख्या होगी क्योंकि इसको डिवाइड कर रहा है, प्राइम नंबर भी है। इसका मतलब P है वो A को भी विभाजित करेगा। इसके बाद छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, जैसे 2.4 में हमें दे रखा है कि
√2 एक अप्रिमेय संख्या होती है। हमें ये सिद्ध करना है कि √2 एक अप्रिमेय संख्या होती है। √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 एक इरेशनल नंबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है। स्टार्ट करते हैं। तो संभव हो तो माना √2 एक परिमेय संख्या है। संभव हो तो हमने मान लिया कि जो √2 है वो एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो माना √2 इक्वल टू A/B, जहाँ A तथा B सह अभाज्य संख्या हैं। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि HCF ऑफ AB इक्वल टू 1। A और B का जो महत्तम समापवर्त्य है वो आपके पास 1 आ रहा है, या ये बोल सकते हो कि A और B में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा, या अधिकतम 1 कॉमन आ रहा है। जैसे 2/4 की जगह हमें 1/2 लिखना है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया √2 बराबर A/B, ये हमने मान लिया। अब देखो यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि √2B इक्वल टू A, हमने बजर गुणा कर दिया, B को इस साइड ले आए तो ये इसके साथ गुणा में आ जाएगा। √2B इक्वल टू A, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर हम दोनों साइड वर्ग कर दें तो हमें ये मिल जाएगा 2B² इक्वल टू A²। 2B² इक्वल टू A²। इस लाइन का मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो बाएं पक्ष में हमारे पास आ रहा है वो आपके पास एक सम संख्या है। इसका मतलब 2B² एक सम संख्या है। अतः A² भी एक सम संख्या होगी। इसका मतलब क्या है कि A² है वो एक सम संख्या है। अब कोई भी आपके पास अगर विषम संख्या हो तो उसका अगर हम स्क्वायर करें तो एक विषम संख्या ही आएगी, और अगर आपके पास कोई सम संख्या है उसका अगर हम स्क्वायर करें तो सम संख्या ही आएगी। तो A² अगर आपके पास सम संख्या है, इसका मतलब उसका वो A² अगर सम संख्या है तो A भी क्या होगा, एक सम संख्या होगी। अतः A भी एक सम संख्या होगी। A है वो एक सम संख्या है। अगर A आपके पास एक सम संख्या है, इसका मतलब ये है कि A पर 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो मान लिया, अतः माना कि A है वो 2 गुणा C के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये एक सम संख्या है। सम संख्या इसका मतलब A है वो 2 का एक गुणज होगा। तो अगर A है वो 2C के इक्वल है तो इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1, और ये आ गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 से A का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 2 से A का मान
समीकरण 1 में रखने पर ये आपके पास आ जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, मतलब 2b स्क्वायर आ गया 4c स्क्वायर। यहाँ से हम बोल सकते हैं b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। ठीक है, हमने सीधा इसका मान रख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, b स्क्वायर का मान आ गया 2c स्क्वायर। इसका मतलब b स्क्वायर एक सम संख्या होगी, बी स्क्वायर है वो एक सम संख्या है। क्यों? क्योंकि जो आपके पास राइट हैंड साइड में आ रहा है, जो RHS में आ रहा है, वो आपके पास एक सम संख्या है। इसका मतलब b एक सम संख्या है, इसका मतलब अतः a व b दोनों सम संख्याएं हैं। A और B दोनों के दोनों आपके पास अगर सम संख्या आ गई, इसका मतलब इन दोनों का जो HCF होगा वो 1 नहीं हो सकता, कम से कम 2 होगा। इसका मतलब है कि अतः A तथा B परस्पर सह अभाज्य संख्याएं नहीं होगी, जो विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है। क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में माना था कि इनका जो HCF है वो 1 होगा, जबकि यहाँ पे हमें मिल गया कि इसका HCF है वो कम से कम 2 होगा। अतः जो हमने माना था वो हमारी मान्यता है वो गलत है। तो हमने क्या माना था कि √2 एक प्रिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ? तो हमारी पूर्व मान्यता गलत है। इसका मतलब है कि √2 एक अप्रिमेय संख्या होगी। √2 है वो एक अप्रिमेय संख्या होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमें यह सिद्ध करना था कि √2 है वो एक अप्रिमेय संख्या होती है। तो हमने क्या किया, इसको विरोधाभास से सिद्ध करने की कोशिश की है। तो पहले मान लिया हमने कि √2 है वो एक प्रिमेय संख्या होगी। अगर √2 प्रिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो मान लिया हमने कि √2 को हमने A/B लिख दिया। अगर आप इसको A/B लिखते हो, इसका मतलब ये है कि A और B है वो दोनों के दोनों सह अभाज्य संख्याएं होगी। अगर वो सह अभाज्य संख्याएं हैं, इसका मतलब है कि उसका HCF है वो 1 होगा। अब अगर उसका HCF 1 है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने B का बजर गुणा कर दिया, यह आ गया √2B = A। हमने दोनों तरफ इसका वर्ग कर दिया। अगर आप इसका वर्ग करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड जो LHS है वो एक सम संख्या है, तो RHS भी एक सम संख्या होगी। अगर ये सम संख्या है, इसका मतलब जो A है वो भी एक सम संख्या होगी। अगर A सम संख्या है तो ये 2 का कोई ना कोई एक मल्टीपल है, एक गुणक होगी। इसका मतलब एक को मान लिया कि 2C है और समीकरण 1 में मान रख दिया। यहाँ से आप देखोगे तो B² = 2C² आ गया। इसका मतलब राइट हैंड साइड एक सम संख्या है तो लेफ्ट हैंड साइड भी एक सम संख्या होगी। तो B² एक सम संख्या है, मतलब B भी एक सम संख्या है। अब A भी सम संख्या है, B भी सम संख्याएं हैं, मतलब दोनों के दोनों सम संख्याएं हैं। अगर दोनों सम संख्याएं हैं
तो वो सह अभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि दो सम संख्याओं का जो HCF होता है वो कम से कम 2 होता है, जबकि हमने स्टार्टिंग में माना था कि इसका HCF 1 है। इसका मतलब जो कि हमारे स्टार्टिंग में जो मान्यता है उसका विरोधाभास है। इसका मतलब जो हमने मान के चले थे कि √2 एक परिमेय संख्याएं हैं, वो हमने गलत माना था। इसका मतलब है कि ये एक अपरिमेय संख्या होगी। समझ में आ गया होगा? अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हो। इसके बाद आपको ये सिद्ध करना है कि √3 है वो भी एक अपरिमेय संख्या होती है। सेम आपको यही प्रोसेस करना है, लाइन टू लाइन आपको सेम चलते जाना है, बस 2 की जगह 3 रख देना है। आपको यह सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ आपने 2 लिखा है वहाँ वहाँ आपको 3 लिखना है। जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे √3, यहाँ पे आ जाएगा √3, फिर दोनों तरफ वर्ग करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3b² बराबर a²। इसका मतलब जो राइट हैंड साइड है वो 3 का एक मल्टीपल है। अगर 3 का मल्टीपल है तो इसको हम लिख देंगे 3c। अगर 3c करोगे तो ये हो जाएगा 9c²। 3 से 3 कट गया, b² आ गया 3c²। मतलब b² है वो भी b है वो भी 3 का एक मल्टीपल है। अगर ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, तो इनका जो HCF है वो कम से कम 3 होगा। अगर इनका HCF 3 है तो 1 होने का विरोधाभास होगा, जो कि हमारी पूर्व मान्यता है उसको गलत करेगा। तो हम बोल देंगे कि √3 है वो भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो सेम आपको प्रोसेस करना है, बस आपको 2 की जगह 3 लिखना है और आपको ये कैलकुलेशन करनी है। मैं √5 के लिए करवा देता हूँ। इसके बाद में हमें दे रखा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो √5 एक अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर हमें सिद्ध करना है। तो मान लिया हमने कि √5 है वो एक परिमेय संख्या है, तो √5 को हम लिख सकते हैं a/b, जहाँ दोनों क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं और इनका HCF है वो 1 होगा। अब इसको बजर गुणा कर दो तो ये आ गया √5b = a। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर आप दोनों तरफ वर्ग करोगे तो आपको मिल गया 5b² = a²। 5b² = a²। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 5b² है, जो लेफ्ट हैंड साइड में 5b² आ रहा है, इसका मतलब LHS में 5b² या LHS की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको सीधा लिख सकते हो कि 5b² 5b² में 5 का भाग पूरा जाता है। ये 5 का भाग पूरा जाएगा क्योंकि ये 5 का एक मल्टीपल है, अतः 5 a² को भी विभाजित करेगा। ये a² को विभाजित करेगा। इसका मतलब 5 / a², 5 है वो
या सीधा लिख देते हैं 5 है वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है। अभी हमने स्टार्टिंग में एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई अभाज्य संख्या किसी नंबर के वर्ग को विभाजित करे तो उस संख्या को भी विभाजित करेगी। आज की पहली थ्योरम थी 2.3। इसका मतलब 5 ए को भी विभाजित करेगा। अगर ये a को विभाजित करेगा तो मैं a को लिख सकता हूँ 3 इंटू सी, जहाँ c एक धन पूर्णांक है, जहाँ c एक धन पूर्णांक है। अब c का जो a का मान है वो समीकरण नंबर, इसको नाम दे लेते हैं, इसको एक नंबर नाम देते हैं। तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर ये आपके पास आ गया 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। यहाँ से आपको मिलेगा कि 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर which implies b square equal to 5c square। b स्क्वायर का मान है वो 5 का c स्क्वायर आ गया। इसका मतलब 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः b को भी विभाजित करेगा। ये है वो b को भी विभाजित करेगा। अब 5 है वो a को भी विभाजित कर रहा है, 5 है वो b को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब a और b का जो HCF है वो कम से कम 5 होगा। 5 a तथा b दोनों को विभाजित कर रहा है, अतः a तथा b परस्पर सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। जो हमारी पूर्व मान्यता का विरोधाभास है। हमने पूर्व में माना हुआ है कि इसका HCF 1 आ रहा है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि HCF 1 नहीं आ रहा। इसका मतलब √5 एक अप्रिमेय संख्या होगी। ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया कि √2 भी एक अप्रिमेय संख्या है, √3 भी एक अप्रिमेय संख्या है, √7 भी एक अप्रिमेय संख्या है। इसी टाइप से कोई भी आपके पास प्राइम नंबर हो उस पर अगर आप वर्गमूल का निशान लगा दो तो वो एक अप्रिमेय संख्या बन जाएगी। इसी टाइप से अगर √7 का आ जाए या आपके पास √11 का आ जाए या √13 का आ जाए, 13 का आ जाए, तो ये सेम प्रूफ रहेगा। इसी टाइप से आपको करना है, बस आपके पास ये नंबर्स बदलते जाएंगे और कैलकुलेशन चेंज होती जाएगी। बाकी आपके पास यही प्रोसेस रहेगा। इसके बाद आगे का एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें ये बोला गया है कि आपको प्रूफ करना है कि 7 इंटू √5 एक अप्रिमेय संख्या है।
इसी टाइप से आगे उदाहरण 1 दे रखा है। उदाहरण पहला है कि 7√5 एक अप्रिमेय संख्या होगी। हमें ये बताना है कि 7 × √5 है वो एक अप्रिमेय संख्या होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं हल। अगर आपको अप्रिमेय संख्या प्रूफ करनी हो तो हम स्टार्ट करेंगे कि ये एक प्रिमेय संख्या है। हमने अभी तक जितने भी नंबर्स प्रूफ किए हैं सभी में हमने क्या किया कि अगर आपको अप्रिमेय सिद्ध करना हो तो हम उसको प्रिमेय लेके चलते हैं। तो यहाँ भी यही करेंगे। पहले मान लिया कि माना 7√5 एक प्रिमेय संख्या है। मान लिया कि एक प्रिमेय संख्या है। अगर ये प्रिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं 7√5 = a/b। इसका जहाँ a व b पूर्णांक संख्याएं हैं तथा b आपके पास 0 नहीं है। अब देखो अगर मैं यहाँ से 7 का बजर गुणा करके इस साइड ले आऊँ तो ये आपके पास आ जाएगा √5 = a/7b। अब a व 7b पूर्णांक संख्याएं हैं अतः a/7b एक प्रिमेय संख्या होगी। अगर ये एक प्रिमेय संख्या है इसका मतलब हाँ ये तो एक प्रिमेय संख्या है। जो राइट हैंड साइड में आ रहा है जो RHS में है वो एक प्रिमेय संख्या है, जबकि LHS में जो संख्या आ रही है वो एक अप्रिमेय संख्या है। हमने अभी प्रूफ किया था। तथा √5 एक अप्रिमेय संख्या है। अतः जो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि एक साइड आपके पास प्रिमेय संख्या है और एक आपके पास अप्रिमेय संख्या है, तो ये बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब 7√5 एक अप्रिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये आपका उदाहरण कंप्लीट। तो इसके बाद में 1-2 उदाहरण है और कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, तो आप एक बार ट्राई करना, नहीं तो अपने कल की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।